Hello students, how are you? I hope you are doing best in your life and study and welcome back to my channel जहां आपको मिलता है complete study material with complete explanation in simple words. So if you like my videos then please subscribe and like my channel. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. देखिए जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा था फिज़िक्स का ही 11th क्लास के लिए, तो उसमें जो जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी इजी रहेंगी. तो देखिए हमने वहाँ पढ़ा था व्हाट इज़ फिज़िक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िक्स जिसमें हमने क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स की स्टडी करी थी, और हमने पढ़े थे रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी, फिज़िक्स एंड आवर सोसाइटी एंड नेचुरल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल नेचुरल फोर्सेस, उनके बारे में हमने पढ़ा था. तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2. तो देखिए नाम है उसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. अब सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ यूनिट्स एंड व्हाट इज़ मेजरमेंट. तो यूनिट और मेजरमेंट को समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी होगी, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. देखिए फिजिकल क्वांटिटी एक तरीके से अपने बारे में बता रही है. फिजिकल मतलब रिलेटेड टू फिजिक्स एंड क्वांटिटी मतलब कुछ अमाउंट, कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर सकते, जैसे फिजिकल क्वांटिटी. तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड, जिसे आप मेजर कर सको, कितना है उसकी क्वांटिटी आप पता लगा सको. तो नॉर्मली इसको आप इजीली कैसे डिफाइन कर देंगे, देखो, ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कैन बी मेजर, जिसे भी आप मेजर कर सको. जैसे अब कहा जाए ये पेन है, ये आपका मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है, तो अगर आप इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हो देन लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी चीज है उसका मास, अगर आप कितना उसमें वजन है, कितना उसका वेट है, अगर आप मेजर कर लेते हो तो वेट भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी. अब कोई कहता है आई एम हैप्पी टुडे, अब यहाँ पे हैप्पी, कोई पूछे कितना, सिर्फ क्या बताओगे, ज्यादा या कम, बट आप उसका एक्चुअली मेजरमेंट नहीं कर सकते, कोई आप अमाउंट में नहीं बता सकते कि कितना, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी. तो फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसका आप एक्यूरेटली मेजर कर सको. लेंथ है आपका, मास है आपका, टाइम है आपका. टाइम आप मिनट, सेकेंड, आवर, छोटे से छोटी वैल्यूज में चले जाइए, लेकिन एग्जैक्ट है आपके पास, तो उसे ही आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटी. तो इसी में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड एंड follow laws of physics. वो क्वांटिटीज मेजर भी की जा सके और साथ में जो हमारे फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फॉलो भी करती हो, तो वो हमारी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज. अब हम आते हैं हमारी यूनिट क्या होती है. तो देखिए वैसे इसका मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो देखो एग्जांपल क्या होंगे, मैंने अभी आपको बताया, मास, लेंथ, और आपका क्या हो सकता है, टाइम. ये सारी आपके फिजिकल क्वांटिटीज है. अब जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो देखिए जैसे बोला जाए हैप्पीनेस, सैडनेस, ये है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है फिजिकल क्वांटिटी. ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है. अब हमारा नेक्स्ट आता है यूनिट्स. अब देखिए यूनिट क्या होती है. अब मान लो आपको ये तो बता दिया गया कि आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो. अब कोई कहे इसकी लेंथ 2 है, क्या 2, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी होती है, केजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो वो आपको कैसे पता चला कि ये मीटर ही होगी या सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वो एक यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट, कि आप किसी भी लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में. तो लेंथ को हमेशा मीटर में बताते हो, सेंटीमीटर में बता सकते हो, किलोमीटर बता सकते हो, कभी आप केजी में नहीं बताते, कभी आप लीटर में नहीं बताते. क्यों? क्योंकि वो लेंथ की यूनिट है.
ऐसे आपसे कहा जाए किसी चीज के कि कितना वेट है उसमें, तो आप हमेशा क्या बताओगे, वैसे वेट की यूनिट न्यूटन होती है बट हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर केजी में ले लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, 50 केजी है, 100 केजी है, कभी आप उसे मीटर सेंटीमीटर्स में नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिट है। यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमने ले दिया कि ये मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, ये किलोग्राम में होता है। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने फिक्स कर दी कि इसमें ही इस क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा, तो उसे आप कहते हो यूनिट्स। अब अगर यूनिट का एग्जांपल हम लेते हैं तो देखो, जैसे मान लो आपको एक मार्कर है, इसकी एक फिक्स लेंथ बता दी गई कि ये 1 मीटर है। अब मान लीजिए आपको कोई लेंथ मेजर करनी, कोई रोड है आपके पास काफी लंबी, आपको उसका मेजरमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, इससे उसको मेजर करोगे, इतना नापोगे, फिर आप कहोगे ये 1 मीटर हो गया, फिर आगे करोगे दैट इज ऑल्सो 1 मीटर। तो ऐसे करते करते आप उसकी कंप्लीट लेंथ निकाल सकते। अगर वो इसकी डबल है लेंथ में तो ये 1 मीटर है, वो 2 मीटर हो जाएगा। वो इसकी हाफ है तो ये 1 मीटर था, वो हाफ मीटर हो जाएगा। तो ये होती है हमारी एग्जैक्ट यूनिट एक। तो अब मेजरमेंट क्या है, तो हमने जो ये कंपैरिजन किया, इससे हमने कंपैरिजन किया और किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, तो वो जो हमारा कंपैरिजन होगा वो क्या होगा, हमारा मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। सिंपली अगर हम कहें तो किसी भी कंपैरिजन को करना, किसी भी कंपैरिजन को करना मेजर करने के लिए, हमें कोई लंबी लेंथ दी, स्मॉल लेंथ का हमें पता है कितनी है, तो उससे आप मेजर करते जाइए कंपैरिजन कर करके। डबल है तो आपने उसकी लेंथ से डबल कर दिया, अगर हाफ दिखता है हाफ कर दोगे, 10 टाइम्स इससे ज्यादा दिखती है तो ये 1 तो वो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन टू मेजर। मेजर करने के लिए कंपैरिजन की प्रोसेसिंग करते रहना, दैट इज मेजरमेंट। ठीक है, तो जैसे हमने रोड का एग्जांपल लिया, ऐसे ही हम किया गया है, ऐसे ही कुछ फिक्स्ड अमाउंट दे दिए गए हैं, कुछ फिक्स स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही आप कंपैरिजन करते जाते हो और आप यूनिट्स के जो भी मेजरमेंट है, जो भी लेंथ है, मास है, वो सब आप कैलकुलेट करते जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए ये तो हमारी जस्ट डेफिनेशन थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन इन पे नहीं बनता है आपके एग्जाम में, जस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीज। अब देखिए यूनिट्स जो हैं वो कितने टाइप की हैं, कितने टाइप की मतलब किन किन स्टैंडर्ड से उनको फॉलो किया जाता है। तो देखिए मेनली 3 हैं जिनके बारे में आपने काफी सुना भी होगा, एफपीएस, सीजीएस और एक है एमकेएस। ये आप कह सकते हो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कितने सिस्टम है आपके यूनिट्स के। देखिए एफपीएस कहाँ चलती है, पहली बात तो ये चलती है ब्रिटेन में, यानी जो ब्रिटिश है वो इसे फॉलो करते थे। ठीक है, वहां से ये चलती थी। तो फुट क्या करती है, लेंथ को रिप्रेजेंट, किसमें, फुट में। पी किसको करती है, आपके मास को रिप्रेजेंट, पाउंड में। और एस करता है जो वो टाइम को सेकंड में। वहां पे इन तीनों क्वांटिटीज को इनमें मेजर करते हैं। फिर सीजीएस की बात करें तो ये चलती है हमारी फ्रांस के अंदर। इसमें सी से होता है आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को किया जाता है ग्राम में और टाइम को सेकंड में। थर्ड है हमारी एमकेएस जो चलती थी आपकी इंडिया के अंदर और भी कई कंट्रीज में। इसमें मास को लेंथ को किया जाता है मीटर में, मास को केजी यानी किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये अलग अलग सबके जो मेजरमेंट की यूनिट्स थी ये सबके अलग अलग थी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि मान लो किसी कंट्री ने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया, कोई डिस्कवरी हुई, कोई नई चीज पता चली, अब उसमें इन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। तो अब उन्हें अगर ये चीज किसी दूसरे को बतानी है, किसी दूसरी कंट्री को बतानी और ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्हें वो चीज डिक्लेयर करनी है, तो वो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज इसमें रिप्रेजेंट करेंगे इन यूनिट्स में, फिर वो उन्हें कन्वर्ट करके देखेंगे।
देन कोई और कंट्री अपनी और लैंग्वेज या अपनी और फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है उनमें कन्वर्ट करेगी। तो बहुत ही कन्वीनियंट नहीं रहता था ये चीज़, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, कन्वर्जन होता रहता था लगातार। तो उसका सॉल्यूशन किया गया। उसका सॉल्यूशन किसने करा? देखिए, उसका सॉल्यूशन करा आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस के अंदर, नेम इज जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को एक स्टैंडर्ड दे दिया कि हर कंट्री अपने लिए अलग अलग यूनिट्स अप्लाई नहीं करेगी। उन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हर एक कंट्री के अंदर ये चीज फॉलो होगी, ऐसी यूनिट्स बना दी। और ये जो है ये भी आपकी फ्रांस के अंदर है, या ये कहीं इसका हेड ऑफिस जो है वो फ्रांस में है। तो ये जितने भी ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड, वो सारे यही ऑर्गेनाइजेशन है मैनेज करती है। कब किसमें चेंज करना है, कब किसको चेंज नहीं करना है, वो सब ये देखती है। तो उन्होंने क्या करा, एक नई स्टैंडर्ड्स यूनिट निकाल दी कुछ, जिन्हें आप पढ़ते हो, छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, एसआई यूनिट बोला जाता है जिन्हें। एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो यूनिट्स चलती हैं। अब उसमें देखो क्या किया गया, उसे एमकेएस से डेवलप करके ही बनाया गया, यानी 80% जो आपकी यूनिट्स है वो एमकेएस की ही रखी है, बस उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट या थोड़ा बहुत चेंजमेंट एडवांस कर दिया गया है। तो देखो अब एसआई जो यूनिट्स हैं उन्हें अप्लाई तो कर दिया गया, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस यूनिट में कि हम उसे एसआई यूनिट काउंट करें, यानी उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जिसके कारण हम उसे एसआई यूनिट में यूज करना स्टार्ट कर दें, एसआई यूनिट की तरह यूज करें। तो देखिए क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है किसी भी एसआई यूनिट की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, या फिर आप कह सकते हो एसआई यूनिट्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारी एसआई यूनिट्स हैं, सबसे पहली चीज उनका जो साइज है वो कन्वीनियंट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमने मान लो एक मीटर ले लिया इतना सा, अब 1 मीटर आप इतना स्मॉल ले लोगे और अगर हमें क्या करना है, मान लीजिए 10 मीटर काउंट करना है, वो तो मुश्किल से इतना बन पाएगा। तो वो इनकन्वीनियंट है, क्यों? क्योंकि इतना छोटा लेंथ को यूज वैसे ही कोई नहीं करता, उसे हमने स्टैंडर्ड यूनिट बना दी। और मान लो हमने 1 मीटर बना दिया, ये मान लीजिए आप 1 किलोमीटर जितना होता है उतना बना दिया 1 मीटर। अब उसे छोटी यूनिट को आपको मेजर करना है, छोटी लेंथ को मेजर करना है, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो सुटेबल जो है उसका साइज होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज। हमारी डेली लाइफ के अंदर जितना साइज अप्रोक्सीमेटली हम यूज करते हैं, ज्यादातर वो साइज हमारा सुटेबल साइज होता है। उससे थोड़ी बड़ी होगी तो भी मेजरमेंट इजी है, थोड़ी छोटी होगी तो भी मेजरमेंट इजी है। तो उसे हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है कि उसका जो साइज है वो सुटेबल होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो, शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अब रिप्रोड्यूसिबल मतलब रिप्रोड्यूस करना, दोबारा से बनाना। अब जैसे मान लो हम 1 kg मेजर करना चाहते हैं, जो इंडिया के अंदर वो जो सब्जी वाले बाट रखते हैं 1 kg का, 50 ग्राम, 500 ग्राम सारे, मान लो हमने 1 kg का स्टैंडर्ड एक बाट बना दिया कि ये बाट है और इसको आप मेजर कर करके और आप 1 kg वो कर सकते हो। अब मान लो वो किसी एक जगह बनाया गया, दूसरी जगह उसकी जरूरत है, तो वही तो हम बार बार नहीं पहुंचाएंगे, हमें नया बनाना होगा। अब नया बनाए तो पता चले कि वैसा आप बना ही नहीं सकते, यानी रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। एक बार बन गया दोबारा आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर फायदा क्या है ऐसी यूनिट का। तो इसीलिए कहा है कि वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो वैसा बना करके और उसको यूज में ले सके। तो रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, बहुत इजीली रिप्रोड्यूस हो जाए। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, शुड नॉट बी
चेंज विद टाइम। टाइम के साथ उसमें चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। टाइम के साथ जैसे मान लो आज हमने कोई यूनिट बनाई, वो 1 kg की है, हम मान लीजिए उसे 2 मंथ बाद देखते हैं तो पता चले उसमें 5 ग्राम की कमी आ गई है। अब वो आपको मिल रहा है 900 ग्राम, और उसके बाद कुछ ऊपर आपको मिल रहा है बस, मतलब 1 kg से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। या ऐसा हो कि कुछ टाइम बाद आप देखो तो 1 kg से उसकी वैल्यू आपको बढ़ी, यानी टाइम के साथ उसमें चेंजमेंट आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ अगर वो चेंज होती है तो आप उसे स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, should not be changed with changing physical conditions। देखिए, फिजिकल कंडीशंस जो चेंज होती है उनके साथ वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशंस होती हैं जैसे हमारा टेम्परेचर, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये जो चीज़ हमारी नेचर के अंदर अपने आप ही चेंज होती रहती है, उनके अकॉर्डिंग या उनके साथ हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हमने सर्दियों के अंदर कोई मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट बनाई, किसी यूनिट के लिए मेजरमेंट की कोई बनाया हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो पता चले सर्दी ज़्यादा थी, टेम्परेचर में कमी आई, तो उसमें मेजरमेंट में चेंजमेंट आ गई। उस यूनिट की जो आपने एक रेप्लिका बनाई थी, जिसे आप रेप्लिका समझ सकते हो, यानी उसको रिप्रेजेंट करने वाली, उसमें चेंजमेंट आ गया, तो वो फिर आपकी एसआई यूनिट नहीं हो सकती। एसआई यूनिट के लिए उसमें कभी चेंज नहीं होना चाहिए, वट एवर द टेम्परेचर, वट एवर द प्रेशर, कितना भी बढ़े कितना भी घटे, उसमें कोई चेंजमेंट आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। एक्यूरेटली डिफाइन, इसका मतलब हम उसे एग्जैक्टली डिफाइन कर सके एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मतलब अगर कहा है 1 kg, देन इट शुड बी 1 kg। हम उसे प्रॉपरली एग्जैक्ट उसकी वैल्यू दे सकें कि ये इतना होता है। ऐसा ना हो कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 kg होगा, दैट इज नॉट अप्रोक्सीमेटली, इट शुड बी एक्यूरेटली। एक्यूरेटली आप उसे डिफाइन करो कि ये 1 kg है और उसका डबल 2 kg ही है, तो वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। तो कोई भी यूनिट अगर इन 5 प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है तो डेफिनेटली वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो सकती है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट्स कितनी होती हैं, जो आपकी यूनिट्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो मेनली जो आपकी यूनिट्स है वो 2 टाइप्स की होती हैं। वैसे पहले ये 3 टाइप्स की बताई गई थी, लेकिन 1975 के आसपास जो है इनको कंबाइन करके और 3 से सिर्फ 2 बना दिया गया है। तो देखिए क्या क्या है 2। फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, जिन्हें आप स्टैंडर्ड यूनिट भी कह सकते हो। और सेकंड है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। थर्ड पहले होती थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें 2 यूनिट आती थी, बट उन्हें बाद में कंबाइन कर दिया गया किसके साथ, फंडामेंटल यूनिट्स के साथ। अब उसका रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इनके बारे में समझते हैं कि ये होती क्या है। तो देखिए, जैसे तो कि नाम ही क्लियर कर रहा है, फंडामेंटल यूनिट्स यानी जो किसी पे डिपेंड ना रहे, इनसे ही स्टार्टिंग हो यूनिट्स की। सबसे बेसिक यूनिट्स जिनको अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहो तो किसी के बेसिस पे ना करो, अपने लेवल पे एक्सप्लेन करो। यानी आप सिंपली इसे क्या कह सकते हो, देखो यूनिट्स या क्वांटिटीज, या आप अगर चाहो तो पहले क्वांटिटीज देख लीजिए, तो उनकी जो यूनिट्स हो जाएंगी वो आपकी देखिए क्या होंगी, क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करती। जब आप उन्हें डिफाइन करो
फंडामेंटल यूनिट्स को तो आपको किसी और यूनिट के सहारे की जरूरत ना पड़े, वो होंगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो देखो, डिराइव मतलब इन्हें बनाया गया है, ये डिपेंड होंगी, तो ये किस पे डिपेंड होगी? फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे? द यूनिट्स या द क्वांटिटीज विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। Derived quantities are which quantities those quantities which are defined on the basis of fundamental units। इनके बेसिस पे ही ये डिफाइन होंगी। अगर ये फंडामेंटल यूनिट्स ना मिले तो डिराइव यूनिट्स कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फंडामेंटल यूनिट क्या है? जैसे मैं बोलती हूँ लेंथ। अब आपसे बोला जाए कि लेंथ को डिफाइन करिए आप, किसी और क्वांटिटी की आपको यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लेवल पे लेंथ डिफाइन होती है, अपनी पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं वेलोसिटी या स्पीड, अब इनको डिफाइन करने को जब आपको बोला जाएगा तो आप क्या कहोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या सिंपली जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या कवरिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे आपको दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी स्पीड को डिफाइन करने के लिए, डिस्टेंस भी और टाइम भी। तो ये हमारी हो गई वेलोसिटी और स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये जो यूनिट आएगी इसकी, जैसे कि वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट। ये आपकी हो गई फंडामेंटल यूनिट, और मीटर हो गई इसकी स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये आपकी जो खुद अपने लेवल पे डिफाइन हो, किसी के सहारे की इनको जरूरत ना हो, वो आपकी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जिनको जरूरत हो किसकी? स्टैंडर्ड यूनिट्स की, वो होती हैं आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। अब जो तीसरी है हमारी, वो पढ़ना अलग से बेकार है क्योंकि वो इंक्लूडेड है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो हम पहले जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं सारी, उनके बारे में देखते हैं। तो देखो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है हमारी। वैसे सबसे पहले 7 डिफाइन की गई थी, बट उसके बाद ये जो 2 हैं आपकी, ये भी इसमें ऐड कर दी गई थी। तो पहले हम 7 देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है, पहले मैं ऊपर लिख रही हूँ क्वांटिटी, उसके बाद उसकी यूनिट, एंड देन लास्ट में उसका सिंबल। तो देखिए पहली क्वांटिटी है आपकी लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर। ये यूनिट्स हम सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, स्मॉल एम, पीछे लास्ट में जो लिखा जाता है दैट इज मीटर। सेकंड है आपकी मास। मास का होता है आपको पता है केजी, किलोग्राम जो है, पहले पूरा किलोग्राम, और इसका रिप्रेजेंटेशन है केजी। थर्ड है आपकी टाइम। टाइम की जो आपकी यूनिट है दैट इज सेकेंड, और जो यूनिट है वो है आपकी सेकेंड। फोर्थ आपका आता है करंट। करंट की यूनिट आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो, एम्पियर, और रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सिंबल है वो कैपिटल ए। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट ये भी आप पढ़कर आए हुए हो, केल्विन, और सिंबल है इसका कैपिटल के। नेक्स्ट है आपकी लुमिनस इंटेंसिटी, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो बताती हूँ ये क्या होती है। इसकी होती है कैंडेला, और इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 7th है आपकी मास ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। इसकी यूनिट है मोल, केमिस्ट्री में काफी पढ़ा है आपने। देखिए ये है आपकी वो 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब देखिए इनमें आपको लेंथ के बारे में पता है, मीटर होती है और स्मॉल एम से रिप्रेजेंटेशन होता है। मास के बारे में भी आपको पता है, किलोग्राम में यूज करते हैं हम, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं।
टाइम का भी आपको पता है, सेकंड में जैसे कई जगह आवर ले लिया जाता है, बट आगे आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी टाइम यूज होगा हमेशा एसआई यूनिट में यूज होगा और वो सेकंड होता है। ये रिप्रेजेंटेशन है। करंट आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, उसकी जो यूनिट है एम्पियर होती है और कैपिटल ए से उसको लास्ट में लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर केल्विन यूनिट है और के से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब नया आया है आपके लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस क्या होती है? देखो लुमिनस इंटेंसिटी है कि जैसे मान लीजिए कोई बल्ब चमक रहा है, कोई कैंडल जल रही है, उसकी चमक कितनी है, कितनी ज्यादा आसपास के एरिया में वो रोशनी बना रही है, तो वो होती है हमारी इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी को चमक कहते हैं। ये लास्ट में इसलिए डाली गई है क्योंकि ये बहुत लास्ट में इनके कंपैरिजन में ऐड की गई थी, क्योंकि तब तक हमारे पास इसको मेजर करने का कोई यूनिट नहीं थी। कैसे मेजर करें कि किसी चीज में कितनी चमक है, तो उसके बेसिस पर इसकी यूनिट बनाई है कैंडेला। यानी किसी भी बल्ब की, किसी भी कैंडल की, या कोई भी आपका ऐसा लाइट सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसमें कितनी चमक है, कितनी चमक की रोशनी हमें दे रहा है, दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। और उसकी यूनिट है कैंडेला। अब ये कैंडेला वर्ड कहाँ से आया? बिल्कुल ये कैंडल से आया है, क्योंकि जब ये डिस्कवर हुए, इन पर वर्क हुआ, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो फाइनली जब ये रिजल्ट आया कि इसकी यूनिट कैंडेला होगी, वो कैंडल से ली गई, क्योंकि तब वो कैंडल्स की ही बेसिस पे वो उसको डिस्कवर कर रहे थे। ओके, और उसकी जो सिंबल लिया गया दैट इज CD। नास्ट लेते हैं आपका अमाउंट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर कितना है, अमाउंट कितना है, जो ना तो आप मास कह सकते हो और ना आप उसका वेट कह सकते हो। तो अमाउंट कितना है उस मैटर का, जो आप केमिस्ट्री में काफी पढ़ चुके हो, पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट, वो मोल, और इसको रिप्रेजेंट MOL से किया जाता है। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करना, ये आपका स्मॉल m है, इसमें ये आपका स्मॉल m है, ये सारे स्मॉल होते हैं, ये दोनों कैपिटल लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं और सिंगल लेटर है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट सिंगल लेटर दिखाई दे और कैपिटल हो वो, तो वो हमेशा किसी साइंटिस्ट या डिस्कवर्ड के नाम पे दिए जाएंगे, उनके नाम पे। ये एम्पियर जो थे साइंटिस्ट थे और केल्विन भी साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर इसको बनाया गया। तो ये आपकी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 थी। अब 2 और उसमें ऐड कौन सी की थी? तो देखिए सबसे पहले थी आपकी प्लेन एंगल और एक था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? देखिए प्लेन एंगल का मतलब है नॉर्मली जो आपका प्लेन होता है, यानी 2 डायमेंशनल। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर x और z ले लो, y और z ले लो, यानी सिर्फ 2 डायमेंशन होनी चाहिए उसकी, वो आप क्या कह देते हो? प्लेन होता है। तो कोई भी एंगल जब प्लेन में बनता है, जो आपने काफी पढ़ा है, तो जो प्लेन के अंदर कोई एंगल बनता है दैट इज प्लेन एंगल। और उसकी जो SI यूनिट होती है जनरली आप डिग्री में लेते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन वो उसकी SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट होती है उसकी रेडियन, और रिप्रेजेंटेशन RAD से किया जाता है। ये तो हो गया आपका प्लेन एंगल। अब है आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। जब आप इसके लिए एक प्लेन में बने हुए एंगल की बात कर रहे हो, तो सॉलिड में आप क्या करोगे? स्पेस में बना हुआ एंगल। स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें आपके 3 होने चाहिए, x एक्सिस भी हो आपकी, y एक्सिस भी हो आपकी, और z एक्सिस भी हो आपकी। इस कंडीशन में अगर कोई एंगल बनता है तो वो हमारा कौन सा एंगल होगा? सॉलिड एंगल। यानी अगर आप इसे ऐसे याद रखो, दिस इज प्लेन एंगल एंड दिस इज स्पेस एंगल, तो बड़ा इजी है। स्पेस में बन जाए एंगल तो उसे हम सॉलिड एंगल बोलेंगे, प्लेन में बन रहा है तो प्लेन एंगल है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका SR से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये आपकी हो गई हैं यूनिट्स, जो आपकी 9 है, जो बाद में ऐड की गई है। अब हम आते हैं हमारी डिराइव्ड यूनिट्स पे। अब हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए डिराइव्ड यूनिट में इन
क्वांटिटीज का यूज डेफिनेटली होगा। जो आपकी ये 7 यूनिट्स हैं, इनके बेसिस पे ही हम इन यूनिट्स को बनाते हैं। तो देखिए कौन कौन सी हमारी डिराइव्ड यूनिट बहुत सारी है, आपको पता भी नहीं कितनी है। जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है आप यूज करने लगते हो। मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे आपकी मैंने अभी बताई थी, स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, और आपके फोर्स है, और आपके प्रेशर है, आपके एरिया है, वॉल्यूम है, बहुत सारी क्वांटिटीज है। घूम फिर के आपके वो 7 जो थी स्टार्टिंग की वही आने वाली है। देखिए स्पीड या प्रेशर का आपको फॉर्मूला देखा हो तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए लेंथ हो गई, ये टाइम है ही आपका, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, टाइम भी एक फंडामेंटल या स्टैंडर्ड यूनिट। फोर्स की बात करें तो देखो फोर्स होता है F = ma। मास आ गया आपका, मास है स्टैंडर्ड यूनिट। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या था, लेंथ अपॉन टाइम। तो अगर देखा जाए तो लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। सेम ऐसे आप प्रेशर की बात करो, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, यहां से हम प्रूव कर चुके हैं, स्टैंडर्ड यूनिट पर बेस्ड है। एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, L × L, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू हाइट, जो भी समझो आप। क्या है, टोटली लेंथ होती है दोनों ही, एक ऐसे एक ऐसे, तो वो भी लेंथ है। तो ये भी आपके टोटली बेस्ड हो गई आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स पे। एरिया हम बता ही चुके, L × B होता है। वॉल्यूम L × B × H होता है। तीनों की तीनों क्या है, लेंथ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे घूम फिर के सारी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स ही यूज होती है, उन्हीं से हमारी डिराइव होती है फिजिकल क्वांटिटीज, वही होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। बहुत सारी हैं डिराइव्ड यूनिट, जैसे जैसे यूज होता जाएगा हम लोग देखते जाएंगे। तो अब हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं इनकी, SI यूनिट्स की। यानी अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज कर रहे हैं तो उसके क्या फायदे हैं। फायदे नहीं थे तो हम पहले क्यों चेंज करते हैं, वही यूज करते रहते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स होंगे इसके, जो हमने SI यूनिट स्टार्ट करी। तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। देखिए फर्स्ट एडवांटेज क्या है, दैट इट हैज मोर क्वांटिटीज या मोर यूनिट्स। कितनी हो गई, 7 + 2 9 हो गई, बहुत ज्यादा है ये। इनके बेसिस पे आप बहुत सारी नई नई क्वांटिटीज बना सकते हो। तो पहली एडवांटेज यही हो गई इसकी कि इसमें काफी सारी यूनिट्स है हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट मतलब ये है कि इस एक क्वांटिटी से, या ये 7 या 9 जितनी भी क्वांटिटीज है, बहुत सारी यूनिट्स बना सकते हैं। तो क्या कहेंगे, इट मीन्स ए सेट ऑफ certain units make many units। आप इन स्टैंडर्ड यूनिट्स का कुछ सेट ले लो, कुछ फिक्स 2 3 4 ले लो, और उससे आप कई सारे यूनिट्स बना सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, F = ma भी हो गया हमारा। अब इसमें देखो मास था, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, और अपॉन में टाइम का स्क्वायर। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, तीनों स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी। हमने नई क्वांटिटी बना दी, बहुत सारी बनेंगी ऐसे आपकी। हमारे एनर्जी ले लो, एनर्जी क्या होती है, चाहे आप mgs ले लो या mv² ले लो, जो आपकी ½ mv² होती है। देखो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ। एक्सेलरेशन यहाँ से आपके जैसे आई वैसी डिस्टेंस अपॉन टाइम की टर्म्स में आ जाएगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ये हाइट जो है एक तरीके की लेंथ है, ये भी आपकी सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है, इसमें भी आपकी सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो ये कहता है हमारा कोहेरेंट सिस्टम की एक यूनिट से एक यूनिट कई सारी यूनिट्स, ए सेट ऑफ सर्टेन यूनिट्स, कई सारी यूनिट्स आप ले लीजिए और उनसे आप बहुत सारी नई डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं।
तो ये कहता है कोहेरेंट सिस्टम। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है रैशनल सिस्टम। इट इज ए रैशनल सिस्टम। अब रैशनल सिस्टम का मतलब क्या है, तो देखिए रैशनल सिस्टम का मतलब ये है कि फिजिक्स के लिए जो हमने ये यूनिट्स बनाई हैं, ये एक यूनिट किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ये नहीं है कि हमने मीटर ले लिया, वो हमारी लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर दे, वो हमारे टाइम को भी कर दे रिप्रेजेंट, ये नहीं होगा। या तो आप मास से लेंथ ही रिप्रेजेंट कर लो या फिर आप और कोई क्वांटिटी कर लो। तो यानी सिंगल फिजिकल क्वांटिटी इज यूज्ड फॉर सिंगल यूनिट। इसके अंदर जो हमने 7 या जो 9 यूनिट्स ली हैं, उसमें एक यूनिट किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मीटर लिया वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा, एम्पियर लिया वो करंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, कैंडेला लिया वो इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा और किसी को नहीं करेगा। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज हो सकती हैं किसी डिराइव्ड यूनिट को बनाने के, बट अकेली एक यूनिट कई सारों को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये कहता है हमारा रैशनल सिस्टम। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक में आपको पता है मैट्रिक का मतलब 10 होता है। अब 10 से क्या लिंक है इसका, तो 10 से लिंक ये है कि हम यूनिट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 10 के टाइम्स के कंपैरिजन में आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो हमारे पास 1 किलोमीटर है, हमें कन्वर्जन करना है उसे मीटर में। सारी लेंथ की यूनिट्स हैं, बस यूनिट अलग अलग है। तो मीटर को जब आपको किलोमीटर में करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से, या आप सिंपली ये कह दीजिए 10 की पावर 3 से। तो ये क्या हो गया, 10 की टर्म्स में आ गया। अब मान लो हमें 1 मीटर को करना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, 100 से करते हैं, यानी 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फिर 10 की टर्म्स में आ गया। अब मान लीजिए 1 मीटर सेंटीमीटर को आपको रिप्रेजेंट करना है मिलीमीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, यानी 10 की पावर 1 हो गई। तो 10 की टर्म्स में हम इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो ये प्रॉपर्टी है या जो ये एडवांटेज है, इसे आप कह सकते हो मैट्रिक सिस्टम। ये एक मैट्रिक सिस्टम होता है। तो ये हमारी 4 इसके एडवांटेजेस है, जिसके कारण हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स को रेगुलरली वर्किंग में लाए हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर ज़्यादा हम ये टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर कन्वीनियंट नहीं होता इतना सारा एक साथ देख पाना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इस जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ से इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं। एंड पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।